रहमत सरवरे लौलाक पे कामिल ईमा, रहमत सरवरे औलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सरवरे औलाक से खौफ आता है। मनसब्बा नबिया फ़क्तलू, मनसब्बा नबिया फ़क्तलू, काफिर काफिर शिया काफिर, काफिर काफिर शिया काफिर। और जनाब, काफिरों का एक इलाज, अल जिहाद, अल जिहाद। सादिया सैमसन, ये हम्म। सारे नारे, ये सारे लहजे सुन के कैसा लगता इरेलीवेंट। है? हम्म। इर्रेलेवेंट। हाँ, इरेलीवेंट और बस इतना ही लगता है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ऑनेस्टली। तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए खौफ नहीं आता, अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली नस्लों के लिए, पूरी जो सोशल फैब्रिक है उसके लिए? अनलेस कि कोई भी थ्रेट डायरेक्ट नहीं हो, मुझे नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसकी वजह ये है कि शायद ये मेरे बेटे के लिए अलग होगा, मेरे बच्चों के लिए अलग होगा अगर वो पहली दफा सुन रहे होंगे। अब नाउ दिस, मैं इस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैंने बहुत सारे थ्रेट्स देखे होंगे, बहुत सारे दोस्त भी देखे होंगे ना, तो मुझे पता भी होगा कि इसी साइड पे इसी रिलीजन में मेरे अपने कौन है। तो शायद मुझे उसका फियर नहीं है, गुस्सा जरूर आ सकता है लेकिन फियर नहीं होगा इन अ वे अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन मुझे कभी ये नहीं फील हुआ कि इसकी वजह से मुझे डर होना चाहिए या मुझे कोई पर्सनल थ्रेट है इसकी वजह से लिविंग इन द सोसाइटी, अब नहीं। या बट मे बी मेरे बच्चों को होगा, उनके लिए शायद fearful होगा। आप क्या कहते हैं? मुझ पे तो एक वक्त गुजरा है जबकि मैंने ऐसे ही माहौल में आँख खोली है कि जहाँ चारों तरफ इस तरह की चीज़ें थीं कि हमें भी शुरू में पूछना पड़ता था कि लोग शियों को काफिर क्यों कह रहे हैं। लेकिन बीच में एक एपिसोड ऐसा गुजरा है कि मैं 2010-11 की बात बता रही हूँ कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि मुझे शदीद खौफ लाहक था और ये इस हद तक पहुँच गया था कि मुझे लगता था कि जबकि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी और मुझे ये लगता था कि बस इस खिड़की से कोई आएगा और हम सबको मार के चला जाएगा। तो जो सादिया बात कह रही है ना कि उनके लिए हर आदमी का परसेप्शन भी अलग है उसकी, तो वो मेरे ख्याल से वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी और उस शिद्दत को कौन किस क़ुर्बत से देख रहा है। लेकिन जो मज़हबी अक़लियतों के साथ पाकिस्तान में सूरत हाल रही है, उसमें पैरेलल चीज़ें चलती रहीं। मेजॉरिटी के साथ भी होता रहा ग्रोह की शक्ल में, और अगर आप उसको तोड़ें तो वो भी फिर कहीं न कहीं अपने आप को क्लेम करते हैं मज़हबी अक़लियत। अब तो मैं ज़्यादा इनसिक्योर अच्छा, फ़ील हमारा करती हूँ। आज का मौजू ये है कि ये तहरीक लब्बैक पे जो पाबंदी लगी है और उससे पहले जो कुछ मामलात हुए हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए, मुझ समेत, ये बहुत हैरत की बात थी कि हम जिस बरेलवी मकतब फ़िक्र से वाकिफ़ थे, वो सूफिया का मकतब फ़िक्र था, वो दुरूद व सलाम का मकतब फ़िक्र था। बल्कि मुझे पीर पगारा का वो जुमला याद आता है कि हम बारूदी नहीं दुरूदी मुसलमान हैं। तो हम तो ये पढ़ के और ये देखते हुए बड़े हुए थे, शायद सादिया या सैमसन इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो लोग इस्लामी माशरे में या वो इस्लामी समाज में रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके घर में मज़हब का और इस्लाम का कुछ बात होती थी और ज़िक्र होता था। तो ये दो पैरेलल आप कह लें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम में, जिसको एक देवबंद मकतब फ़िक्र कहा जाता है और एक बरेली मकतब फ़िक्र कहा जाता है, बरेलवी। और ये दो अलग अलग शहर हैं इंडिया के। और देवबंद मकतबा फ़िक्र वो है जिसको आप समझ लें वो कंजर्वेटिव इस्लाम का, और जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो ये है रेडिकल। रेडिकल, बेहतर है कहना। अच्छा, अगर वो इसको हम यूँ उसमें कहो। कल्चरल जो एस्पेक्ट है वो मौजूद है, जिसमें वो हमाऊस वाला मामला और सबको अपने साथ लेके चलना और बुजुर्गान दीन के मज़ारों पे जाना, जिनके बारे में हमने सुना है और देखा भी है कि उनके यहाँ हिंदू भी आ रहे हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आ रहे हैं और वो सबको गले से लगा रहे हैं। तो ये एक ऐसा फ़िक़्ह था या एक ऐसा मसलक या एक ऐसा मकतब फ़िक्र था जिसमें वो सारे लोगों को साथ लेके चलते थे। उसमें वो शिद्दत पसंदी नहीं थी, उसमें वो काफिर बनाने का पहलू नहीं था। तो ये अचानक कैसे हुआ है, ये कैसे मामलात इस हद तक पहुंच गए हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस थी, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे। ये बाकायदा एक रिसर्च का मौजू है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। आपको पता है ये खादिम हुसैन रिजवी साहब, ये यानी इनकी ज़ात क्या थी? रिजवी साहब की बताइए, ज़ात क्या थी? बताइए। मतलब नाम से तो ऐसा लगता है कि शायद ये सैयद होंगे ना, रिजवी साथ लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये आवान है। ये पिंडी गैप के हैं और इनका जो मदरसा था उसका नाम रिजविया या रिजवी था, तो वहाँ से इन्होंने अपने नाम के साथ रिजवी लगा दिया। तो वो जो सादात के साथ एक मुनासबत है और सादात के साथ लोगों की मोहब्बत है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें अफेक्ट होती है कि भाई आपके नाम के साथ अगर रिजवी लगा हुआ है तो आप तो बरह रास्त हुजूर के डिसेंडेंट हैं। तो वो भी उसका फ़ायदा उठाया गया है या नहीं उठाया गया मुझे नहीं पता,
लेकिन बहरहाल तासुर ये मिलता है कि गोया वो सादात हैं तो वो अपनी जगह पे सही होंगे। आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल बहुत किया सारी ना चीजें थी। देवबंदी का। हाँ देखिए जो आम आदमी है 70 और 80 की दहाई तक उसको लफ्ज देवबंदी नहीं था पता था। वो वहाबी हाँ और सुन्नी ओके शिया ये 3 फिरके सामने नजर आते थे या लोग यही लफ्ज इस्तेमाल करते थे। हाँ उसके बाद जब ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट को बाकायदा मदारिस का सिस्टम और इसकी जो सारे मामलात बनने शुरू हुए तो फिर सुनने को आया कि अच्छा भी देवबंदियत कुछ है, आम आदमी की बात। फिर उनको और जो लोग आगे बढ़े बढ़े क्या उनको ज़बरदस्ती आपने पुश किया तो उनको पता चला इसमें सलफ़ी कौन से हैं और वो बाद वाले कौन से। तो ये जितनी डिविजन्स आती चली गई वो कब आई, 80 के बाद वाली सूरत हाल में आई, एक चीज़। दूसरा अगर आप मैं अगर उसको अपने क्या कहते हैं लेंस के साथ देखती हूँ ना तो इस शिद्दत पसंदी ने एक चीज़ तो साबित की कि जितना ज़ोर लगा लिया ज़ोर लगाने वालों ने, जमात इस्लामी भी उसके ज़ुमरे में आ जाती है कि वो कभी इलेक्शन में एक अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। इसका मतलब है जहाँ कोशिश की भी गई तो वो डेलिबरेटली कोशिश थी कि ये भी फिर इतना आगे ना आए। अच्छा आपको लग रहा अच्छा है कि ये लेकिन लियारी पंजाब में हाँ 2000 जो लास्ट इलेक्शन हुए हमारे हम्म। इस इलेक्शन में पंजाब में टीएलपी को अच्छा वोट पड़ा है पंजाब से। अच्छा ये कोई एक वजह से तो नहीं हुआ ना, एक बहुत अरसे से आप परवरिश कर रहे थे और लोगों को लगता है कि यार मैं भी रसूल से बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ तो वो शायद उसका वो वाला वोट है। लेकिन ये वो वाली जीत नहीं है जिसमें 100% लोगों का वोट पड़ा है तो वो अच्छा जीते हैं, ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं सही हूँ। है सही है। और देखिए मैं जो भी कह रही मतलब हूँ कि जिन्होंने बनाया वही पाल रहे थे। और देखिए उन बनाने वालों ने भी कभी इनको शिद्दत में नहीं आने दिया कि वो जाके लेजिस्लेशन के अंदर खड़े हो जाए, माँ सिवाय एक आध आदमी के, इससे ज़्यादा कभी कोई आपको नज़र नहीं आता। जमात इस्लामी के जलसों में जितने आप लोग देखते हैं उससे उसका एक तिहाई भी वोट उनको नहीं पड़ता। और अच्छा अगर हम ये भी मान लें कि उनके साथ अच्छा, जाती even- है सादिया तब भी की नहीं। एक बात पे अपनी राय देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आते हैं। वो जो आप बात कर रही हो ना देवबंदी और वहाबी वाली, वो हो सकता है शिया ट्रेडिशन में आपने उस तरह से नहीं सुना हो, लेकिन सुन्नी ट्रेडिशन में तो ये बहुत पहले से ये एक मैं बात मैं अपनी राय दे रहा हूँ जो मुझे पता है ना। बहुत डिस्टिंग्विश और बहुत क्लासिफाइड है देवबंदी और बरेलवी जो मकतब फ़िक्र है। लेकिन देवबंदी मकतब फ़िक्र शुरू से अंग्रेज़ के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, मौलाना महमूद हसन नसीर माल्टा, उबैदुल्ला सिंधी और दूसरे लोग। तो एक नोशन बनाई गई थी कि जी ये देवबंदी नहीं ये वहाबी, और उनको वो जो हम कहते हैं ना गिव द डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम, वो वाला मामला था कि इनको मनफी तौर पे मारूफ किया जाए सोसाइटी में ताकि इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो तो वो एक्सेप्टेबल समझी जाए। वरना ये दोनों अलग अलग मकतब फ़िक्र हमेशा से, यानी उस ज़माने से जब से ये शुरू हुए हैं ये मामला, सैयद अहमद शहीद ने और दूसरे लोगों ने किताबें लिखी हैं और मैं कुछ जो और कह रही बरेलवी थी। मकतब फ़िक्र था या जो सूफी मकतब फ़िक्र था उसका मुखालफत की है। तो ये बाकायदा स्कूल ऑफ थॉट मैं ये बात नहीं कर रही थी, मैं इसको समझती हूँ डिस्टिंग्विश थे। सर, मैं यही कह रही हूँ आम आदमी का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था। मैं भी आम आदमी था ना। नहीं ना, आप चूंकि एक शिया ट्रेडिशन नहीं में मैं हैं, उस तो आपके मैं उस घर एंगल तक से वो नहीं बात नहीं 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 पहुंची। आप अभी भी उस जमाने की जो सियासी या गुफ्तगू है उसको आप अखबारों में भी अगर उठा के आप देख लें तो लोग जनरलाइज उसको बस वहां भी तक रखते थे। अच्छा जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे आपका घराना अगर मजहबी तौर पे था तो उसका मतलब है वहाँ को इल्मी हाँ गुफ्तगू, वो ये डिस्टिंग्विशनेस जो है इसमें बात वो मैं कह ये रही हूँ। मैं आम आदमी की बात कर रही थी। और अगर किसी को कहते भी थे यार ये तो देवबंदी, कहते हैं हाँ वही ना वहाबी, उनको पता था कि ये दो अलग है। ओके। लेकिन ये जो बाकायदा तौर पे आ गया कि जी, उसके बाद हमने नारे भी देखे जो कि लगवाए गए वो हो कि सकता है वो रिडिक्यूल करने के लिए भी हो, एग्जैक्टली ज़ाहिर है वो एक एग्जैक्टली यही है। मजहबी जो अच्छा अब देखिए एक सवाल मैं आप होता दोनों है। से करना चाह रही थी और बहुत मुझे वो कुलकुला रहा है सवाल। हाँ वो ये कि हम एक पूरी नज़र डालें पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्म में हाँ जो शिद्दत पसंद हुई हाँ और मजहबी जमातें जो शिद्दत पसंद हुई। हाँ रियासत जो है वो मुतवातिर दूसरे पॉलिटिकल सेटअप्स को कट करने के लिए, उनको हाँ डिवैल्यू करने के लिए इनको पैरेलल खड़ा करती चली गई। जब काम खत्म होता है हाँ वो उसको बैक पे ले जाते हैं। उसमें बहुत सी बड़ी बड़ी तंजीमों के नाम है जो सियासी भी है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि तहरीक तालिबान से जो काम लिया जाना था वो खत्म हो गया? तहरीक लब्बैक सॉरी, तहरीक हाँ लब्बैक जो काम लिया जाना दोनों था। से ही पिटवाएंगे आप। हाँ जी अच्छा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि तहरीक लब्बैक हो गई या इस तरह की जितनी भी पार्टी हो गई, ज़िया के दौर से हमने जितनी भी रिलीजियस पार्टी को सपोर्ट किया है, ठीक है, उसका मकसद सिर्फ ये था। अभी भी जो एक रिसेंट बयान आया था मोहसिन नकवी ने जो एक मुलाकात की थी, आई डोंट रिमेंबर द नाम ऑफ मौलाना साहब, अलामा साहब, ही सेड कि जी हमारा और आपका ये तय हुआ था
कि अभी कल हम परसों जो कराची में हो रही थी, कराची में जो एक तो मोहसिन सुन्नी नकवी, तहरीक वाले थे और इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान थे, सरवत आई कादरी थिंक थे मुफ्ती और सरवत मुफ्ती कादरी थे मुनीबुर प्रॉब्ली, रहमान। बट ही सेड कि हम लोगों ने ये तय किया था कि हम आपके मामलात में नहीं बोलेंगे। ये स्टेटमेंट आई थी, ये मैंने पढ़ी है खुद, ये स्टेटमेंट लाइक अपने काम में ये पढ़ी है कि जी हम आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, कि हम आप लोग मदारिस को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं हम उस पर इंटरवीन नहीं कर रहे, तो आप भी हमारे मामलात में इंटरवीन ना करें। वो क्या था, वो यही था ना कि जी हम रजिस्ट्रेशन हम नहीं करवाएंगे मदारस की, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, जो भी उसके पीछे मामला थे। तो मेरे ख्याल में वो उनको इन अ वे थ्रेट कर रहे थे कि हमने तुम्हें वहां तक आज़ादी दी है, उससे आगे नहीं बढ़ो। अच्छा खैर, तो कहने का मकसद ये, शायद वो ये याद करवा रहे थे उन्हें। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान तासीर के कत्ल के बाद जिस तरह से तहरीक लब्बैक आई, ठीक है, वहां तक तो ठीक था वो जो आई, लेकिन क्या आप हुकूमतें इतनी पागल थोड़ी होती है कि वो असेस नहीं करती कि किसी बंदे के पीछे सोच क्या चल रही है ना। ये एक रेडिकल और एक एक्सट्रीम सोच थी, उसको बढ़ने दिया गया, उसको पनपने दिया गया। फिर वो 2021 में आते हैं, आपका पूरा जो है फैज़ाबाद धरना करते हैं, आप उन पे 6 महीने की पाबंदी लगाते हैं, फिर आप वो पाबंदी हटा देते हैं, फिर आप और आगे जाते हैं और वो अब आ जाते हैं, और अब आप उन्हें रोक ही नहीं पाते। टेक्निकली तो आप नहीं रोक पाए, लाहौर में नहीं रोक पाए, वो आगे गए, उन्होंने मुरीद के जलाया, सब जगह जलाई। कहने का मकसद ये है कि मैं एक पढ़ रही थी, किसी फिलोसोफर का कोट था, विच इज़ लाइक, वो कुछ इस तरह से है कि आप कोई भी इस किस्म का जो इदारा होता है, जिसको कोई भी स्टेट शुरू करती है ना, वो शुरू तो उसको करती है, बट देन दे फीड ऑन देमसेल्व्स। विफाक किसी इदारे की बुनियाद ज़रूर डाल सकती है या किसी को एक शय ज़रूर दे सकती है, फिर आप उसे रोक नहीं सकते, फिर वो अपने आप में बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो पावर का इस्तेमाल सीख लेते हैं ना वो लोग। ऑल्सो आपने उनको बिजनेस लगा के दे दिया ना, दे दिया, अब वो कमाएंगे, उससे कमा रहे हैं और वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी मजहबी पार्टी आती है, टीएलपी पर जब 2021 में आपने मुख्तसर पाबंदी लगा दी थी, फिर आपने उसमें नरमी की, हटाई। पीपल से कि जो फैज़ाबाद धरना भी था उसमें, या फिर जो इससे पहले या वही जो ख़त्म नबूवत के ऊपर जो छोटा सा मामला था, उस पर वो फैज़ाबाद में आके बैठ गए। पीपल से कि जी पीटीआई की उसको सपोर्ट थी, पीटीआई वाज बैकिंग इट, आई डोंट नो इफ दे वर बैकिंग इट और नॉट। पीपल से दैट पीटीआई ने सख्ती कम की ताकि उनके ऊपर से 6 महीने की पाबंदी 6 महीने तक रहे और उसके बाद वो पाबंदी हट जाए। सो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, दे हैव बीन यूजिंग ऑल द रिलीजियस पार्टी फॉर देयर ओन गुड, ठीक है, और अभी भी उनको प्लांट किया जाता है किसी भी सिचुएशन के लिए। मैं कोशिश करी थी टू फाइंड आउट एनी एविडेंस जो मुझे मिल सके कि भाई इसके पीछे कौन है, वो तो मुझे नहीं मिला। बट द अदर पॉलिटिकल पार्टी, अभी भी जब इनको बात की जा रही थी कि जी ये लोग तोड़ रहे हैं रोने वोने, तो पीटीआई की जो क़यादत है वो कंसिस्टेंटली कह रही थी कि जी आप इनके ऊपर तशद्दुद नहीं कर सकते। आप इनको, कहने का मकसद ये है कि आपको कोई ना कोई ऑपोजिशन में या फिर इवन विफाक में कोई ना कोई ऐसी लाइन मिल जाएगी जो किसी भी ऐसी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही होगी, जिसकी बहुत हार्ड लाइन है, जिसमें तशद्दुद है, जिसमें खुद वायलेंस है, जो कि सामने वाले की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अगर वो रिलीजियसली उनसे डिफरेंट हो, तो उस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट कर रही होती है। और हम उसको नहीं समझ पाते हैं कि यार जो बिटवीन द लाइन, जो थिन लाइन है, उसमें वो कोई भी रिलीजियस पार्टी आपके मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह है। गोइंग बैक टू सलमान तासीर वाले से लेकर आज तक, मुझे कभी एक दफ़ा भी नहीं लगा कि तहरीक लब्बैक की कोई सॉफ्ट लाइन थी जिसकी वजह से वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल बनती। चाहे मैं उनके रिजवी साहब के खुतबे देख लूँ, चाहे वो उनका सड़कों पर आना देख लूँ, चाहे वो कंटेनर्स पर खड़े होकर उनके दिए गए जो तकरीरें हैं उसको देख लूँ, गालम गलोच थी ना उसमें, तो मैं ऐसी पार्टी को रिलीजियस कैसे मान लूँ? मैं ऐसी पार्टी को पॉलिटिकली अवेयर या स्ट्रेटेजिक डेप्थ उसमें या उसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ कैसे मान लूँ? तो आपको लगता है कि रियासत इतनी पागल थी कि इतनी दफा ऐसी पार्टीज को सपोर्ट करती? रिजवी साहब की बात करिए, रिजवी साहब का जो अंदाज था बात करने का। एक मिनट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक ऐसी पार्टियों को खड़ा करते, आपको पता होता है, आप यू आर अवेयर कि भाई इनमें क्या है, आपको ये भी पता होता है कि आपने इनको रोकना कितना है, कहाँ पर है, और आपको ये भी पता होता है कि आप इसको किसके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिसको आप लेकर आ रहे हैं ना, जिसको आप फंड कर रहे हैं ना, उसको नहीं पता होता, उसको पावर चाहिए, वो भी आपको यूज ही कर रहा है जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो वो जो उसको थोड़ा सा रास्ता मिलेगा वो उसमें से निकलने की कोशिश करे। माय पॉइंट इज, भाई यूज क्यों करना है?
किसी भी रिलीजियस पार्टी को पॉलिटिकल बनाना ही क्यों है? यानी आपने अगर सलमान तासीर वाले मामले पर उनको पार्टी, आपने उनको रजिस्ट्रेशन उनकी होने दी, उनको पॉलिटिकल पार्टी बनने दिया। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने उन्हें पॉलिटिकल पार्टी बनने दे दिया जस्ट बिकॉज उस वक्त उनकी क्या डेप्थ थी, उनकी क्या अवामी राय ये थी। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। मैं आज उठ के जाती हूँ और हम 3 लोग जाके ये जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं जब आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। तो मैं तो आपको ये बता रही हूँ भाई ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, ये मेरे मेंबरान है, ये मैंने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करानी है। तो उस हवाले से तो रियासत उसको नहीं रोक सकती कि कोई शख्स आके कहता है या कुछ लोग आके कहते हैं कि हम अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर। मुझे एक बात बताएं ना, एक मिनट मेरी आपका बात क्या सुने ना। बैकग्राउंड चेक नहीं, जो होता? क्राइटेरिया है, आपका नहीं ये नहीं चेक होता कि नहीं, आप ये नहीं हो सकता कौन से ना। आप कौन से सिर्फ वो ये चेक करते हैं कि FIR किसी कितनी क्रिमिनल कटी उसमें हुई ना है। रहे हो, मैं इनकी एग्जैक्टली फंडिंग कैसे। तो ये क्रिमिनल कैसे मजहबी नहीं है बुनियाद कि पे नहीं जिस रोका जा बंदे को सकता। आप सपोर्ट करने जा रही है, जिसको फांसी की सजा हुई हुई है, ठीक है, जिस बंदे भाई को फांसी आपने की जिन एक पे मिनट, बगावत एक के मिनट। मुकदमे उनको गवर्नर बनाया हुआ है। सलमान तासीर के कत्ल में मुलव्विस आदमी को वो बंदा सपोर्ट करने जा रहा है कि भाई आप, इसने तो अच्छा किया कि आप इसको कैसे कत्ल की सजाए मौत दे सकते हैं। ऐसे सोच वाले बंदे को आप पार्टी कैसे बनने दे? वही आप समझ नहीं रही हो ना। मतलब एक आइडियोलॉजिकल बेस होती है ना किसी भी जमात की या किसी भी तहरीक की। तो वो इसमें ये है कि जिसने तौहीन रिसालत की है वो इस काबिल है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। वो मुमताज कादरी के उस एक्ट को मजहबी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल जायज समझते थे। वो सलमान तासीर की फांसी को गलत समझते थे। वो समझते थे कि ये गैर मुस्लिम, एक काफिर और एक गलत गवर्नमेंट ने और गलत अदालत ने ये गलत फैसला दिया है, हम इसके खिलाफ हैं। आप मजहब की मुखालफत नहीं कर सकते ना। आप सॉरी, मुमताज कादरी ने बिल्कुल सही किया, सलमान तासीर को सही कत्ल किया। आप मजहबी तौर पे कैसे मुखालफत कर सकते हैं इस बयानिए की? क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं उस बयानिए की? नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते? आप उस पर कैसे पाबंदी लगा रहे हैं? वो उसकी वजह बता रहा हूँ कि कैसे पाबंदी लगाए। वो तो इसलिए पाबंदी लगा रहे हैं बकौल इनके कि भाई आपने पुलिस वालों को मारा है, आपने चीजें तोड़ी हैं, आप एक दहशतगर्द तंजीम है, वो इसलिए बना रहे हैं। आपके बयानिए पे अब पहले आपने उनको फंड किया, पहले आपने उनको फैजाबाद में बैठने की इजाजत दी, फिर आपने 6 महीने की उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी, क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई थी कि उनका भी ये ख्याल था कि जी आपने ये दहशतगर्दी की है, आपने सड़कें बंद की हैं, और फिर वो पाबंदी हटाई क्यों? एग्जैक्टली, वो इसलिए हटा ली थी। उन्होंने कहा ठीक है आइंदा आप नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी मुझे बात, एक बात बताएं, आप जैसा और मेरे जैसा इंसान जाता है, आइंदा हम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, डू यू गेट रिलीफ? दूसरी बात आपको रिलीफ मिलता है? मैं 6 महीने, मैं बोलूं जी 6 महीने मैंने सजा काट ली, अब मैं नहीं करूंगी, सॉरी अम्मी जी। उसके बाद दूसरी बात ये कि आपके असासे भी होते हैं ना, आप अपने असासे डिस्ट्रॉय नहीं करते। कभी आप उनकी नाउ यू गॉट माय पॉइंट। कहने का मकसद ये है आपको यूज करना था, इसलिए आपने 6 महीने बाद उन पर हल्का हाथ किया। एंड आई एम स्टिल सेइंग इट टुडे। आज इस पार्टी पर आपने पाबंदी लगा दी है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या तो आप पाबंदी खत्म कर देंगे बिकॉज यू हैव टू यूज देम अगेन, और अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसकी जगह पर कोई और पार्टी खड़ी कर लेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द बिगिनिंग, दिस इज व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द 16s एंड ऑनवर्ड्स, कि आप मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी बनाते हैं जिसकी बैक रिलीजियस हो, और उसको आप ऐसे धरनों की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी विफाक से हुकूमत को हटाने के लिए करते हैं। आप मुझे बताएं ना, ये फैजाबाद वाला जो सारा था, ये आपको कभी प्लॉटेड नहीं लगा? वो तो हमारी 70 साल की कहानी है ना। आपको कभी प्लॉटेड नहीं लगा? मतलब मैं ये कह रही हूँ, आपने इतनी जो तमहीद बांधी ना कि जी ये बरेलवी जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड क्या है, इस मकतबा फिक्र में क्या होता था, दिस डजंट मैटर। एक आप रिलीजियस पॉलिटिकल, आपने एक रिलीजियस पार्टी को पॉलिटिसाइज किया, इसलिए उसे पॉलिटिकल पार्टी बनाया, प्लेटफॉर्म देते हैं आप उनको, क्योंकि आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और अगर वो रिलीजियस होते तो उठा के उनके खुतबे जलसे देख लें, जितनी गालियां वो देते हैं, जिस तरह की रिलीजन है, ये तो रिलीजियस ग्रुप है, मैं तो नहीं मानती। नहीं मानती, मैं भी यही कह रही हूँ कि भाई वो रिलीजियस है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर है तो स्कूल ऑफ थॉट कहाँ से आ रहा है, उनकी लाइन क्या है? और जो मैं आपसे कह रही थी कि जो जब रजिस्ट्रेशन होती है, जो आप अपना आइडियोलॉजी पेश करते हो ऑन पेपर के, जी हम ये कर रहे हैं, हम ये लोग होंगे, तो वहां तो उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि जो गुस्ताखी करेगा या बात करेगा सरतन से जुदा, वो तो उनकी रजिस्ट्रेशन पे नहीं है ना, इसलिए आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने कैसे बना दी। ये तो अखलाकियात पे मैं और आप बात कर रहे हैं, हम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरी का सर जी वो उन्होंने लिखा के नहीं दिया हुआ ना रजिस्टर होते हुए, उन्होंने, मैं ये आपसे कह रही हूँ। फिर वही कह रहा है भाई मेरे पास आप रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं और आपने जुमला नहीं लिखा हुआ। आपकी और मेरी गवर्नमेंट कहीं अगर कोई कॉलम होगा कि क्या आप समझते हैं कि सजाए मौत होनी चाहिए? अच्छा, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, मैं तो तुम्हारे साथ सोच रही हूँ। एक मिनट, सर तन से जुदा कैसे? भाई पहले तो गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले
ठीक है, आप लोगों का रिलीजियस उस मुझे नहीं पता इंक्लाइनेशन है या नहीं है, बट लेट मी बीइंग व्हाट आई फॉलो, मैं कैसे बीइंग रियासत अलाउ कर दूं? भले से बाइबल में लिखा हुआ है कि जी सर तन से जुदा हो जाएगा, मैं किस लिए बैठी हूँ? मेरी जुडिशरी किस लिए बैठी है? मैंने अदालतें किस लिए बनाई है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाई है? तो फिर सारे निकल जाए। से हुकूमतें चलानी थी ना तो बिठा लेते इनको सर पे, तो खुद भी अपनी भी हालत टाइट होती है ना इनको हुकूमत में लेकर आने से बैठाने से। आसिया बीबी को भगा दिया ना, नई सजाए मौत हुई, अदालतें कुछ कर नहीं रही, इसलिए अब हम ये काम करेंगे। हाँ, तो आप जायज करा देंगे क्या? नहीं, इसी बुनियादों पे आपने सर जी ना करे ना, इसी बुनियादों पे आपने क्रिश्चियंस को मारा। डिल्यूजन जिंदगी गुजार रहे हैं हम, ये और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं चीजों को बुनियाद बना के आपने जब जरूरत पड़ी तो शियों को काफर करार दे दिया, जब जरूरत पड़ी आपने बस्तियों की बस्तियां जलवा दी, ठीक है। आपका जब जरूरत पड़ी आप क्या कर रहे हैं अहमदियों के साथ? सत्यानाश मार के आपने रखा हुआ है। और उसके बावजूद अगर आप ये वाली बात कहेंगे तो आप देखिए ये फिर भी बहस पे चली जाएगी कि आप किसी की अकायद को और उसके ईमान को जो वो उसी तरह जज नहीं कर सकते जैसे आप किसी की हुब्बुल वसी का सवाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मसला आइडियोलॉजी में है ना, वो जो कह रही है कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी हुकूमतें। ओ भाई मसला आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं है मसला आइडियोलॉजी में था, मसला हुकूमत में है। मनसब्बा नबी नहीं सर उड़ा दो, सर ये आपने वो वाला हिस्सा उठाया जो आपको पसंद है। नहीं ये वो वाला है तो उसे बरेलवी भी इस्तेमाल करेंगे, उसे कोई और भी इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इन्हीं को सब जगह में लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी में भी लिखा हुआ है, उनकी भी में लिखा हुआ है, तो फिर एक ही को क्यों तकलीफ हो रही है कि उसी को इस्तेमाल करना है? उन्होंने ठेका उठाया हुआ है और गवर्नमेंट कैसे उनको उठाने दे रही है वो ठेका? आप अपनी फिर खत्म कर देना अदालतें, आप खत्म कर दे, इन्हीं को दे दे। यही तो हो रहा है। उनके बकौल अदालतें काम नहीं कर रही। नहीं, उनके बकौल कुछ मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ हुकूमत के बकौल। मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ कि इसलिए क्योंकि आप ऐसे लोगों को लेकर आते हैं। नहीं अगर नहीं ताबान एक मिनट अगर वो ये मान रहे हैं कि अदालतें काम नहीं करी तो अब जब इन पे सारे मुकदमात चलेंगे या उससे पहले हुए तो फिर उन्होंने अदालतों से रुजू क्यों किया? मजबूरी है। तो बस फिर ये भी मजबूरी है कि रियासत को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि रियासत बिल्कुल एक मोहल्ले के गुंडे की तरह है कि जी उसको पाला, उसके बाद उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको साइड पर लगा दिया। हमारे पास बहुत सारे केसेस पड़े हुए और फिर ये जमातों तक चला गया। देखिए अकायद वाला मामला एक अलग चीज़ है और जब आप उसको रियासत के उसके पाकिस्तान के आइन के ऊपर तोलेंगे ना हर चीज़ को, आप किस बेस पे करेंगे? व्हाट इज पाकिस्तानी रियासत, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ये मामला है और वो तो खुद को क्लेम कर रहे हैं भाई हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो उसमें मजहब के खिलाफ तो कोई बात नहीं होगी। उसूली तौर पर तो ये हो रहा है। और जो सादिया कह रही है बिल्कुल सही कह रही है कि भाई वो नबी की मोहब्बत और हुर्मत और वो सारे मामला मेरे लिए भी बीइंग अ मुस्लिम वैसे ही है जैसे उनके हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या हम हिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। हाँ आपने तारीख में से वो वाले वाक़यात तो निकाली है जिनके अंदर सर तन से जुदा वाली आपको प्रैक्टिस नजर आ रही है, उससे और वाली तारीख आपने नहीं निकाली है, उसको सपोर्ट नहीं किया कि रसूलुल्लाह का अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जो उनके खिलाफ जू बोलते थे लोग करते थे क्या एटीट्यूड रहा और फिर जनरलाइज कितना प्रैक्टिस हुआ। आप खुलफा राशिदीन के दौर में देख लें कि वो कितना, मैं बाकियों की बात ही नहीं करें कि आप उसमें देख लें वो कितना प्रैक्टिस हुआ। सो व्हाट इज़ द मीन फॉर इट? आप उसको कहाँ इस्तेमाल करें और आप उसको थ्रेट के तौर पे, आप अपने एक ब्लफ के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, आप एज ए टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं एक लिहाज से अगर देखूँ, अगर बहसियत पॉलिटिकल पार्टी आपने बैन लगाया है तो आपने कौन कौन सी पार्टीज पे लगाया? आप जाएँ जरा माजी करीब में जाइए किन किन पोलिटिकल पार्टीज पे आपने लगाया और सब पे टैग वही है जो उस वक्त पिछले 2 डिकेड से एक टर्मिनोलॉजी सोसाइटी में आई, वो थी दहशतगर्द की। अच्छा, उससे पहले एक आपको लफ्ज नजर नहीं आता। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस तहरीक को बैन लगाने से, मैं अपने सवाल पे आऊंगी, मैं चाहूंगी थोड़ा आपस में बात करें, क्या वो खत्म हो जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या वो दोबारा अपनी किसी और शक्ल में, कई पार्टीज आई ना उन्होंने नाम बदल लिए, वो नहीं आएंगी और फिर क्या कोई और इस तरह की हरकत नहीं होगी? तो अगेन ताबान ने बड़ी वैलिड पॉइंट उठाया कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस बने, पहले वाले भी, 6 महीने की पाबंदी वाले भी, अभी भी, उसमें ये वाली लाइन नहीं लिखी गई कि चूंकि उन्होंने ये एक्ट किया है लिहाजा इनको, आपने लोगों को बलवे पर वलगलाया और उसमें आपने एक आदमी को तरह, और सिर्फ इन्होंने नहीं किया, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जो उन्होंने मजहब वाला टूल इस्तेमाल किया है, वहाँ से फिर जो 80 का सबसे बड़ा भयानक अलमिया रियासत के साथ, इस अवाम के साथ हुआ, उसके बाद आपने लोगों को बाकायदा सेंसिटाइज किया इसके ऊपर। आपने हर जगह एक मिनट मजहब की बात की तो वो जज्बा मेरे अंदर भी आ जाता है। पहले गाली पड़ जाती थी, 10 हमारे घर के सामने या हमारे घरों पर लिख के लोग चले जाते थे, काफर काफर शिया काफर। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि जब इनको तकलीफ होती है या इन्होंने अपना डेटरेंस कायम करना होता है ना, तो ये लोग करते क्या है, ये क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं वो देखें, वो फिर हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि वो
अहमदियों के साथ जो हो रहा है। और कल मैं देख रही थी और मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा इस बात का हुआ कि कुछ साल पहले एक काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने कुछ अहमदियों की आबादियों पर हमले किए और मस्जिद के कंगूरे भी तोड़े, मीनारों के, और साथ साथ उन्होंने जो नाम लिखे हुए थे और कब्रों के ऊपर जो कतबा है उस पर अल्लाह रसूल का नाम और कलमा लिखा था वो मिटाया गया, जो कि आजकल की ज़ुबान में तो गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है। और कल गवर्नमेंट के कुछ लोग थे, ज़ाहिर गवर्नमेंट के लोग थे, और जहाँ जहाँ लब्बैक या रसूल अल्लाह या ये तहरीक लब्बैक लिखा हुआ था वो उसको वाइट वॉश कर रहे थे। कैसे एक ही चीज को आप दो एंगल से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये खुदा का नाम आपने, खुदा ना खास्ता आपने इसके साथ कुछ किया तो ये ज़ाहिर गुस्ताखी के ज़ुमरे में आ रहा है, लेकिन आप अल्लाह का नाम, एक आदमी कह रहा है भाई मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, आप कह रहे हो नहीं तू नहीं मानता, मेरे हिसाब से नहीं मान रहा। आर्मी चीफ साहब मिस्र में गए हैं और उन्होंने सादात की कब्र पे भी वो गए। उसके बाद उन्होंने एक उनका बयान में कल पढ़ रही थी, उस बयान में उन्होंने कहा है इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीहात सही है। सो मुझे वहाँ से ऐसे लगा कि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमें टर्न अराउंड करना है और वो चीज़ें जिनको बहुत अरसे से वो रिलीजियस थॉट प्रोसेस जो कि एक्सट्रीम है, हमें उसे टर्न अराउंड करने की तुम्हारी जरूरत है। मासूमियत पे मुझे बहुत हंसी आ मुझे रही है। ऐसा लग रहा है एक मिनट, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उनको रियलाइज हुआ है नहीं, नहीं ये नीड बेस्ड काम करते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इंटरनेशनल मार्केट में वो इसको लगता है रियलाइजेशन से ही होता है। नहीं 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 नहीं, कहने का इस मतलब लफ्ज़ ये को है महफूज रहने कि दो। आपका जो आपकी जो रिलीजियस आपकी जो पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक इंक्लाइनेशन है इस वक्त इस मुल्क की तरफ जा रही है, और आर्मी चीफ साहब के अपने रिलेशन जो है वो किसी भी मुल्क के साथ पर्सनली क्या चल रहे हैं, उसकी बेस पर मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू दिस टाइम दैट्स अ क्वेश्चन यू आस्क कि भाई क्या ये पार्टी खड़ी होगी, ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन फॉर अबाउट 2-3 years मोर, जब तक इस हुकूमत ने स्टे करना है। इस हुकूमत तक तो कोई और रिलीजियस पार्टी जो है, इस्लामिक रिलीजियस पार्टी जो है, उसको नहीं फ़िलहाल ये लोग सर उठाने देते हैं फॉर द पीस ऑफ कंट्री। उसके बाद अगर अपने इस्तेमाल के लिए किसी को यूज़ करना हो तो एक अलग बात है, बट फॉर नाउ दे आर नॉट गोइंग टू। जो फिलहाल उसका एक बयान आया है मुझे ऐसा लगता है आपको जो इंटरनेशनल आपके ताल्लुकात हैं, ये ज़्यादा मैंने बोल दिया, यूरोपीय यूनियन के साथ आपके मामलात हैं, उस सब के लिए आपको कुछ यहाँ इस तरह का सेटअप, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना से मेरे ख्याल ज्यादा अमेरिका का है। और इसकी बात जो ये कह रही है 2-2.5 साल तक, और आप भी कह रही हो कि पार्टी खत्म होने से क्या ये सोच खत्म हो जाएगी, मैं वहीं उस आइडियोलॉजिकल रूट पे ही जाना चाह रहा था कि भाई वो आपके अकीदे का हिस्सा है और आज से नहीं है, वो तारीखी तौर पे। बिल्कुल। आपको पता है ये जो बर्नी का एक वाक़या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बर्नी से एक दफ़ा पूछा, बर्नी बहुत बड़ा हिस्टोरियन था और उसके महल में होता था कि शेखुल इस्लाम से, सॉरी नॉट बर्नी से, बर्नी ने लिखा है ये वाक़या, शेखुल इस्लाम साहब से पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने कि भाई ये जो हमारे आमिल जजिया लेने जाते हैं हमारी हिंदू रियाया से, तो हमारी हिंदू रियाया का क्या हक है, उनके साथ कैसी ताबेदारी से पेश आए, उनकी कितनी ताबेदारी करें जनाब। तो बर्नी ने लिखा है कि शेखुल इस्लाम साहब ने फरमाया और बहुत ही इनका हक ये है कि अगर हमारा कोई आमिल किसी हिंदू रियाया के मुंह पे थूकना चाहे, अगर हमारा आमिल जो जजिया लेना गया है किसी हिंदू रियाया के मुंह पे थूकना चाहे, तो उस हिंदू रियाया का फर्ज है कि अपना मुंह खोल दे। ये आपकी उन किताबों में, मजहबी किताबों में मौजूद है कि आपके सामने किसी को दम मारने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर मजहबी टेक्स्ट ना कहें। जी है, बतौर, बात सुन लें, बतौर मुसलमान आप उनसे सुपीरियर हैं, आपको चाहिए कि उनको उनके अकीदे पे और उनके मजहब पे आर दिलाएं। आपके सामने वो घोड़े पे सवार ना हो, आपके सामने वो अच्छा लिबास ना पहने, इस्लाम को बरतर रखना है और बाकी मज़ाहिब को कमतर रखना है। ये सोच पढ़ाई जाती है, ये सोच आपके मदरसों में मौजूद है, ये सोच बच्चों में, नौजवानों में मौजूद है। आप खादिम हुसैन रिजवी का लहजा और अंदाज़े बयान नहीं देखती थी, वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ बात करते थे। उनके ख्याल में तो सारी दुनिया बिल्कुल जानवर है और सारी दुनिया इस काबिल ही नहीं है कि उससे सीधे मुंह बात की जाए। अगर कोई अपना कर्ज भी वापस मांगने आता है तो उसके ऊपर गौरी चला दो, उसको अब्दाली मार दो, और जिस तरह से वो गालियां देते थे। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये एक डिबेट चलनी चाहिए आपके मजहबी तबके में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, नई नस्ल कैसे आगे आ रही है। जब तक ये डिबेट नहीं चलेगी, जब तक वो रैशनलाइज नहीं होंगी चीज़ें, जब तक दुनिया के पूरे सिनेरियो को सामने रखते हुए
अपना राय अमल तय नहीं करेंगे, तहरीक लब्बैक आती रहेगी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट या जो भी अशराफिया या जो मफाद परस्त ताकतें हैं वो इनको इस्तेमाल करती रहेंगी। अच्छा, मैं आपकी जो बात आप कह रहे थे ना, मैंने सिर्फ इस पर एतराज़ उठाया था कि जब हम मजहबी किताब का इस्तेमाल करते हैं या कुतुब की बात करते हैं तो उसका मतलब वो स्पेसिफिक है जहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो बात की तशरीहात है और फ़िक़ी ज़्यादा इसके अंदर मामलात हैं कि किन्होंने के ज़्यादा उसको प्रमोट किया और क्या नहीं किया। सवाल आज यहाँ पे खड़ा हुआ है कि रियासत का कानून या रियासत में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम आइन कहते हैं, वो ये कह रहा है कि हर शहरी का बराबर का हक है और रियासत आपकी जानो माल की जिम्मेदार है। ये है असल कहानी जिसका मरकज मशहूर स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना मंदिरों में जी, वो तो अलग चीज़ है। मैं अभी कह रही हूँ कि रियासत का और मेरा मुआहदा किस बेस पे, जो निकाह नामा है कि रियासत के साथ, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। वो ये कह रहा है कि 2 गारंटीज तो आपको देनी, जबकि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। उसी आइन की किताब में आपकी रियासत का जो आर्मी चीफ है या जो उसका सरबराह है सदर की सूरत में, वो नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। वो कॉन्ट्रडिक्शन पे जरूर हमें बात करेंगे। खुदा है, शरीयत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं। अब इस सारे मामले में भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो गंद बो दिया, आपने 3 से 4 नस्लें 80 से लेके अब तक आप लगा लें, अगर उन नस्लों में आपने ये शिद्दत पसंदी डाल दी और आप ये चाह रहे हैं कि एक दिन मैं छड़ी घुमाऊं और वो ठीक हो जाए, तो वो नहीं होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी ये ताकतें हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो रियासत कह लें, उसकी ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि उनको पता है, जो सादिया कह रही थी ना कि वो भी फ़ायदा ले रहे हैं, ये भी फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब ताकत का इस्तेमाल लोग सीख लेते हैं तो फिर वो किसी के नहीं होता। आपने मुझे बंदूक चलाना सिखा दी, अब मेरी मर्जी है कि मैं वहाँ चौकीदार पे मारूं या आप पे मारूं। सर, बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी। मतलब वो एक डायलेक्ट खास इस्तेमाल करते थे जो पंजाबी मैस्कुलिनिटी में बड़ा एक समझा जाता था कि यार ये तो कोई रोबदार आदमी है। हाँ। और ये तो बड़ा डाढ़ा बंदा है। तो इससे भी फर्क पड़ा इनके इर्द गिर्द जो लोग आ गए, क्योंकि सलमान तासीर के कत्ल से पहले वो खादिम रिजवी को जानता भी नहीं था। वो किसी सरकारी मस्जिद में मुलाजिम थे, 20,000 रुपए उनकी तनख्वाह थी लाहौर के, और वो उसके बाद जब उन्होंने ये किस्सा शुरू किया तो फिर तो वारे न्यारे हो गए। और ये सबने देखिए, आप इससे लगे जॉन एलिया जब अपने शायरी पढ़ते हुए अपना मुंह पीट लेते थे तो जॉन का जो क्या लोगों को कैसे वो अट्रैक्ट करते थे और आज तक कर रहे हैं, तो बिल्कुल यही है कि जो जोश खदाबत है वो अट्रैक्ट तो करता है। हाँ, ठीक है। अभी आपने मैंने पिछले दिनों में देखा था इंडिया से सुल्तान राही वाला लखनऊ के एक अल्लामा साहब हैं, बल्कि जाकिर हैं, वो मजालिस पढ़ते हैं और मुझे नाम उनका याद नहीं है। मैं हैरान इस बात पे हुई, शायद मैंने आप दोस्तों से शेयर किया था कि वो मुहर्रम के जो अहम तरीन अशरा है पहला, उसकी मजलिस में लखनऊ के बहुत बड़े इमाम बाड़े में बैठे हुए, और वो जिस तरह से ललकार रहे थे तो मैं इस सोच में पड़ गई कि आज के इस आदमी ने क्या सुल्तान राही की फिल्में देखी हैं? वो बिल्कुल उसका जो टोन था, वो जो उसके चेहरे के एक ठहराव के साथ वो सख्ती दिखा रहा था, तो मैं हैरान रह गई। ये अगेन वही है कि किसी भी मामले में सियासत हो, मजहब हो, या अगेन अदब का जो ये वाला मामला शायरी वाला, उसमें हाँ, तो उसमें जोश खताबत अट्रैक्ट तो करता है। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रही हूँ कि वो जो इतने अरसे से फसल पक के तैयार हो रही थी ना, खादिम रिजवी ने उसी के ऊपर से चुगा है अपनी जगह बनाने तो वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड मौजूद था ना, लोगों में सेंसिटिविटी है। आप मुझे लग रहा है कि जी सेंसेशन हो जाएगी, जरा से यूं किया और वो हो गई, तो उसने उसका फायदा उठाया। सुना दूं मैं फिर वो भी सुना दें। हाँ, किस्सा ये है कि जी वो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब भी एक बुजुर्ग हैं जो तहरीक लब्बैक के बानियों में से थे, और ये पैरेलल चलते थे, खादिम हुसैन रिजवी साहब और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब। जब ये मामला चल रहा था फैजाबाद वाला, तो पिंडी में धरने की क़यादत खादिम रिजवी साहब कर रहे थे और लाहौर में ये कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को बराबर ही नज़र आते थे। फिर ये हुआ कि इनके अंदर इख्तलाफात हो गए और इनकी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अशरफ जलाली को उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया, बाहर कर दिया। इख्तलाफात के कुछ दिन बाद वसीम बादामी ने शो में इन दोनों को लिया हुआ था लाइव। एक DSNG लगी हुई थी खादिम रिजवी के घर के पास और एक अशरफ जलाली के घर पे लगी हुई थी, और वो उनकी ऐसी आपस में लड़ाई हो रही थी और ऐसा बहस मुबाहिसा हो रहा था कि जैसे पता नहीं क्यों खानदानी जायदाद पे ये लोग झगड़ रहे हैं। जायदाद ही का तो मामला है। और जहाँ मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, जो शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी और अपने आप को वो एक सुपीरियर समझना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बाकायदा खादिम रिजवी साहब के लड़कों ने जब वसीम कुछ टफ क्वेश्चंस कर रहा था और उनको कन्फ्रंट कर रहा था, उन्होंने वहाँ लाइव कैमरा बंद करवा दिया था और उनको यरगमाल बना लिया था, पूरी टीम को ARY के।
और वसीम बादामी ने बाकायदा लाइव शो था, ऑन एयर कहा था कि काजिम रिजवी साहब अगर इनको कुछ हुआ मेरी टीम को तो फिर मसला सीरियस हो जाएगा, तो प्लीज़ इनको हाथ ना लगाइएगा। लेकिन वो हमारी ब्लैंक स्क्रीन चलती रही बहुत देर तक और हम रास्ते में नहीं रहे कि हमारी टीम के साथ क्या हुआ है। ज़ाहिर उनको थ्रेट किया गया था और उनको हरास किया गया था, तो वो मामला इस हद तक था कि आप गुफ्तगू या मकालमे की सतह पे नहीं है। वो तो आएंगे तो जो भी मैं नहीं। बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो आइडियोलॉजिकल बेस है, ये जो आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं, उन पे कहीं संजीदा लोगों को, मुफ्ती मुनीर साहब को या और जो कुछ संजीदा देवबंद के हों, उस पर बात करनी सिर्फ चाहिए। इनको हाँ? एक फिक्रे को बात करनी चाहिए, नहीं, सबको बात करनी सबको करनी चाहिए। एक सोशल डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर। मतलब स्टार्ट में तो नहीं हो सकती क्योंकि आम लोग तो शायद उसको नहीं, वो जज्बाती होते हैं, वो आपकी किसी भी नारे में आ जाएंगे, उनको नहीं पता कि आपने 65 घड़ियां रखी हुई हैं और लाखों डॉलर आपके घर में से निकल रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, वो तो नबी की हुर्मत के लिए निकल रहा है, वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कितना अजीब हमारा समाज है कि जो भुट्टो साहब का इमेज बना हुआ है वो वेस्ट की तरफ झुकाव के साथ ज़्यादा था अपनी पर्सनल लाइफ के उसके अंदर। यानी उनके दौर में यहाँ पे क्लब्स भी थे, शराब खाने भी थे, सब कुछ थे, और उसी आदमी से आपने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया जिसपे लिखा था कि कादियानी मुसलमान नहीं है। क्या वो सियासी अच्छा, आई हैव मैं टू रैप यही इट अप कहना क्विकली। चाह रही हूँ ना। अच्छा, जो ताबान की बात है ना, वो ताबान की बात अपनी जगह ठीक है जी। मकतबा फिक्र को ये सोचना होगा, 4 लोगों को बैठना होगा और बात करनी होगी कि आप जो रिलीजियस डेप्थ जो आप पिक कर रहे हैं, वो क्या हम उसके साथ जाना चाहते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिलीजन्स और रिलीजियस डेप्थ और उसके जितने भी ठेकेदार हैं, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, वो जो मर्जी डिसाइड करते रहे आपस में। बात यह है कि जब तक उनको इस्तेमाल करने वाले उनको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे अपने पर्पस के लिए, आप उनको शय दे रहे हैं, आप उनको बड़ा कर रहे हैं। वो छोटे छोटे होते हैं, आप ऑब्वियसली जब उनको सड़कों पर लेकर आते हैं तो आप उनको मजबूत बना देते हैं। बेशक आपको पता है कि आप उन्हें कितने अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आपने उनको ख़त्म कर देना है, या आपने उनको वापस उनकी जगह दिखा देनी है, या उनको शायद ये भी याद कराते होंगे कि भाई हमने तुम्हें बनाया था, वी वर द वन हु गिव बर्थ टू यू एंड यू कांट कम फ्रॉम इतने सर्टन जगह से आगे, तुम्हारी औकात नहीं है, वहां से आगे तुम नहीं आ सकते हो। लेकिन जब तक कोई भी रियासत इसको बंद नहीं करेगी रिलीजियस, या आई वुड से इसको नहीं रिलीजन, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना बंद करेगी, ठीक है, तब तक ये होता रहेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ये आपके लिए, भले से आपका छोटा सा इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, बट इन द लॉन्गर रन ये क्या क्या नुकसानात दे के जा रहा है, वो ये है कि जब आप इन लोगों को प्लेटफॉर्म दे देते हो तो वो लोग जो कि रिलीजियसली ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिनकी ज़िंदगी का सर्कल ही सिर्फ रिलीजन के आसपास घूमता है, आप इनको स्टेज दे देते हो। जब आप इन्हें फैजाबाद आने की इजाज़त दे देते हो, आप इन्हें डी चौक आने की इजाज़त देते हो, वहाँ से जब इनकी तकरीरें सब कैप्चर करते हैं, तो अगर कोई मजहबी इंतहा पसंदी के फॉलोअर्स 100 थे, अब वो 2000 हो जाएंगे, अगली दफ़ा दोगे तो वो 50,000 हो जाएंगे, अगली दफ़ा दोगे वो लाख हो जाएंगे। तो तुम इनको तो अपनी जगह पर भेज दोगे, लेकिन इनको भेजने के बाद कितने उठेंगे, उनको कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, सो दैट व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज। दूसरा, व्हेन आई सेड कि जी इंक्लाइनेशन अब नजर आ रहा है 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, जब तक कि ये हुकूमत है प्रॉबेबली इस तरह की चीज नहीं होगी। आई रियली वांट टू गो बैक के चलो ठीक है 2 साल बाद नहीं होगी, उसके बाद क्या होगा ना। यूरोप ने अपने अंदर से खत्म किया है ना, यूरोप में तो सालों साल रिलीजन को यूज किया जाता रहा ना, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया ना, आज भी कोई भी यूएसए में जो हल्फ लेता है, जब वो प्रेसिडेंट बनता है, लेता तो वो भी बाइबल पर है, अगर वो क्रिश्चियन होता है या मुसलमान होता है तो अब वो ले ले, उसके ऊपर कुरान पे ले ले। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वो सिर्फ उसके ईमान के हल्फ के तक है, बाकी आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो करवानी है, बाकी आपने अपना लॉ ऑफ स्टेट ही फॉलो करवाना है। कोई भी मुल्क जब तक के रिलीजियस रैडिकलिज्म हो रही थी तो बुश क्रूसेड का नाम ले रहा है, सिर्फ हिमायत नहीं, हासिल वो तो करने अभी के। ट्रम्प भी ले रहे कई जगहों पे नाम। या तो मैं ये, हाँ, और वही ट्रम्प जब उसको कोई कन्फ्रंट कर रहा है सहाफी और उसे ये बोल रहा है कि तुम तो दोज़ख में जाओगे, तो वो उसको कह रहा है कि एंड व्हाई डू यू थिंक आई केयर, मैं जाऊं, मतलब कहने का मकसद ये कि ऐसा कोई उस सतह पर जो बंदा बैठा है ना, वो रिलीजियस नहीं बैठा, वो चीजों को अपने फायदे और अपने नुकसान में ही देख रहा है। तो जब वेस्ट ने ये रियलाइज कर रहा है, जिस वेस्ट को हम फॉलो करते रहते हैं कि भाई आपको अपनी स्टेट के लॉ को, अपनी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन को, रिलीजन को अलग रखना होगा, तो हमारे अंदर भी ये रियलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ बैठे हैं, वी बीन यूजिंग इट,
वी हैव बीन यूजिंग देम एंड वी विल स्टिल कीप यूजिंग देम जहां जहां हमें लगेगा कि उनका फायदा हमें हासिल होना है, जब तक कि किसी को ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि इनको इस्तेमाल करके आप कितने बड़े पैमाने पर और ऐसे लोगों को फॉलो करवा देते हैं रिलीजन जो आपके लिए बाद में मुश्किल पड़ती है। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या किसी को एक्चुअली पड़ी है, क्या किसी को पड़ी है कि आपके मुल्क का माहौल कितना खराब हो रहा है, क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये पड़ी है, क्या आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये फिक्र है कि आपके मुल्क का माहौल कितना खराब। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो उनको फिक्र पड़ी है। उनको लगता है कि वक्ती तौर पर अगर मेरा काम निकल रहा है, दैट्स द एंड। अब देखिए सादिया की बात को वजन किस तरह मिलता है। तहरीक तालिबान की पैदाइश कहाँ पे है? पंजाब से। तहरीक तालिबान या सॉरी, लबैक? क्यों मुझे मेरे तहरीक लबैक की तालिबान की कोई बात खैर तालिबान नहीं, भी शायद जनूबी पंजाब से ही निकल आई। ठीक है, वही मैं कह रही थी। तो एक तो ये उस पैरेलल सिचुएशन के अंदर मुस्लिम लीग की दूसरी जो गवर्नमेंट थी उस पर ये इल्ज़ाम, किसी हद तक लोग इल्ज़ाम कहते हैं लेकिन ये रियलिटी है कि इनकी और उस ज़माने में तालिबान की एक डील हुई थी कि ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आ रहे हैं, गवर्नमेंट के तौर पे, तो आप हमारे मामलात में हाथ नहीं डालेंगे। जंग और ये सारा जो इधर लोग किनके साथ हुई? जो तालिबान थे उस वक्त, या जो उस वक्त शिद्दत पंजाबी पसंद थे, तालिबान। पंजाब साइड पे जो लोग थे इनका होल्ड था कि हम पंजाब के अंदर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे, आप अपना काम करें, हमारी गवर्नमेंट को मत छेड़ें, इन मामलात को यहाँ नहीं। शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की कि सर मेरी पंजाब बात में कोई दहशतगर्द मेरी बात हमला ना नहीं, करें। मेरी अच्छा, बात, वो खैर, ठीक है, रिक्वेस्ट what are you तो saying? वो आई जो रिकॉर्ड पे लाई गई। डील किसके दरमियान हुई वो भी सबको पता है कि यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कौन था मुस्लिम लीग की तरफ से। खैर उसी पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि जो शिद्दत पसंदी, जबकि पंजाब का जो इमेज है वो थोड़ा लिबरल है, थोड़ा आज़ाद ख्याल रहा है, लेकिन आप सत्यानाश देखें और बच्चियों के पाबंदी की, जी इस तरह का लिबास स्कूल में नहीं पहना जा सकता, अच्छा कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, उधर से लेके जो अहमदियों के खिलाफ हो रहा है, जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो रहा है, क्रिश्चियनिटी के नहीं क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हो रहा है, उसके बाद आगे कहानी कहाँ टूटी है। ये मेरे ख्याल से हफ्ता 2 हफ्ते पहले मरीम नवाज ने ये ऐलान किया कि मसाजिद में स्पीकर का इस्तेमाल अजान के अलावा नहीं होगा। तो ये जो पलटे खाने का एकदम एक्सट्रीम है ना, इस सारी सेंसिटिव इतनी हॉट सिचुएशन के अंदर रियासत कह रही है कि जी आप इस सूबे के अंदर स्पीकर को सिर्फ मस्जिद में अजान के अलावा इस्तेमाल पे पाबंदी लग चुकी है। ये वैसे पहले से कानून है, इस्तेमाल उसके सर ऊपर जी अमल नहीं होता, वो अलग अब बात ये है। अब जो टोन है वो बता के अमल करवाना है। देखिए चलो। कोई जुमला किस वक्त कहा जा रहा है, कोई स्टेटमेंट किस हाँ, वक्त कहा जा रहा है, तो उसकी उसकी शिद्दत relevancy का और उसका अंदाजा हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि जो जितना दीन मुझे पता है, मैं उसकी आलिम नहीं हूँ, लेकिन वो यही कहता है कि आपने इंसानियत को तकलीफ नहीं देनी, मुझे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। where I want to end this episode is कि मुझे अभी भी ये लगता है, I'm very certain about it, कि कोई भी religious radical party इतना बड़ा threat है ही नहीं हुकूमत के लिए, रियासत के लिए कोई बड़ा threat नहीं है। The day you decide कि हमने इनके साथ नहीं चलना है, हमने इनको Yes. यूज नहीं करना Agree, अपने इस्तेमाल agree. के लिए, इनकी तादाद जितनी भी बड़ी कम हो गया। yeah, it will end. So it is up to the government if they want to keep using them, it is up to the establishment if they want to keep using them, if they want कि जी ये radicalism उनको फायदा देता रहेगा फ्यूचर में भी, तो हमने इनको इस्तेमाल करना है। वरना अभी भी आप अभी बंद कर दें, अभी आपके माशरे में टॉलरेंस शुरू हो जाएगी, आप अभी इनको इस्तेमाल करना बंद कर दें, अभी आपको इनके जलसे बंद हो जाएंगे। आप इमरान खान को ब्लॉक कर सकते हैं, आप 10 और चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं, आप ट्विटर पर से फायरवॉल से चीजें हटा सकते हैं, आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स द थिंग इफ यू वांट टू और इफ यू डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ। दिस इज द रियलिटी। चलें, अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।